ओके, तो आज की जो हमारी केस स्टडी है उसमें हम यूपीएससी पीवाईक्यू इज अवर बेस। फर्स्ट थिंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। ठीक है, हर साल आपको 6 केस स्टडी मिलती है, 6 केस स्टडीज। वहां तो 20 से 25 नंबर की आती है, तो लगभग 120-25 नंबर, 120 एक नंबर का रहता है, 120-25 नंबर का यूपीएससी में 50%। सेम 50% आपको एचएस में भी देखने को मिलेगा, 100 है तो 50। बट केस स्टडीज आएंगी मे बी 5, 10-10 नंबर की 5 आ सकती हैं, ठीक है, या 8-8 नंबर की 6 भी आ सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर नंबर रिड्यूस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे कम एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको ड्यूरेशन सेम मिल रही है 3 आवर्स। 3 घंटे में वर्ड्स तो वो उतने ही लिखवाएगा, मार्क्स प्रोपोर्शनली कम हो सकते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है, तो जो 8 नंबर की केस स्टडी मिलेगी वो इक्विवेलेंट उसी के रहेगी 20 मार्क्स के यूपीएससी के, क्योंकि वहां 250 नंबर का है, वो 250 को स्क्वीज करके इन्होंने 100 कर दिया है, बस इतना ही फर्क हुआ है। सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, तो नंबर हल्का फुल्का वर्ड्स में आपको हल्का से रिलैक्सेशन मिल सकता है, 15 से 20 वर्ड पर क्वेश्चन, बस उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला। ओके, तो केस स्टडी हम देखते हैं। देखिए इसमें पहले इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ठीक है, फिर हम मेन केस स्टडी को पढ़ेंगे। ये आरटीआई एप्लीकेशन, आप हो ऑफिसर, ठीक है, आपने कोई पास्ट रॉन्ग डिसीजन लिया था, आपके पास कोई आरटीआई एप्लीकेशन आई थी, आपने गलत डिसीजन दिया उस पर। ठीक है, आरटीआई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल केस स्टडीज हमें देखने को मिलेंगी। अब देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी थी या प्रॉपर करनी थी, किसी कारण से आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, पहली चीज तो ये समझो। ठीक है, किसी भी केस स्टडी में जो भी एक्टर होता है उसकी इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि हम एथिक्स केस स्टडी की बात कर रहे हैं ना, बट आपको डिसीजन मेकिंग में देखना है कि आप किस तरीके से लेंगे। अब आपके पास डायलेमा आ गया, अब वो दोबारा से किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दोबारा से मांगी, तब आपको पता चला कि ये काम मेरे से गलत हो गया था और मैंने उस टाइम पे गलत इंफॉर्मेशन दे दी थी। नाउ व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव, उनको हमें वेटेज में डालना है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहां पे ये जैसे ऑप्शन 1 एंड 2 ये यहां पे सिमिलर ही है। ऑप्शन 1 देखिए, अब हमेशा जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने आप को ना ऑफिस में पुटअप कर दो, ऑफिस के डेस्क पे ले आओ। अगर मैं डेस्क पे हूं, मेरे कलीग्स होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे जूनियर्स होंगे और मेरे सीनियर्स होंगे। एक ऑफिस तो आपका है, उसके अलावा और भी तो ऑफिस होंगे। मान लो आप चरखी दादरी में काम कर रहे हो, तो वो तो एक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। क्या डिविजनल ऑफिस नहीं होगा? क्या स्टेट लेवल पे ऑफिस नहीं होगा? तो आपको उनको भी तो रिपोर्ट करनी है, सेंटर पे भी जा सकता है, कुछ भी समझो, हायरार्की तो है। ठीक है, तो एक तो ये चीज। अब आपके पास जो भी है उनमें से आप क्या क्या देखो, या तो आप खुद डिसीजन ले लो फर्स्ट थिंग, अगर आपका कंसाइंस। अब यहां पे आप समझिए, एथिक्स इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपने कीवर्ड्स को पकड़ लिया, दैट्स इट। एथिक्स के रिवीजन नोट्स भी हार्डली, मतलब फ्रंट एंड बैक A4 पेजेस 15 से 20 पेजेस में बन जाएंगे अगर हम ढंग से पढ़ें तो, क्योंकि उसमें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो जो आपने एक पेज में पढ़ा है ना, 2 लाइन लिखनी है बस उसकी, और कुछ भी नहीं, अगर कंसेप्ट समझ लिया, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है एथिक्स, आपको अप्लाई करना है उस कंसेप्ट को। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, या तो मैं इंडिविजुअल, अगर मेरी कंसाइंस अच्छे से डेवलप्ड है और लीगल कंफ्यूजन्स नहीं है, तो मैं खुद डिसीजन ले लूं कि भाई मेरे से ये गड़बड़ हुई थी या कुछ भी, आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हो तो ऑलवेज यू हैव हेल्प, आप अपने सीनियर्स के साथ जाके बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायलेमा आपके लिए हमेशा क्रिएट किया जाता है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया, ठीक है, इवन इफ दे डिसएग्री विद यू या डिसएग्री विद द एथिकल एस्पेक्ट, तो क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होगा ना, आपने जो डिसीजन लिया सीनियर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, ठीक है, और वो बच गए हों, आपने तो इनोसेंट मिस्टेक करी थी बट सब लोग बच गए, उनका नाम नहीं गया, बट जब अब आपने उस मिस्टेक को फाइंड आउट किया तो सब लोग फंस रहे हैं। तो अब वो तो आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई कोई जरूरत नहीं है, पहले भी कर दिया था, अब भी मत बताओ, वैसी इंफॉर्मेशन दे दो। अभी भी होता है काफी जगह ऐसा। तो आप अब यहाँ मॉरल डिलेमा क्या है कि अगर सीनियर के पास पहुंच गए तो उनकी बात माननी पड़ेगी, पहला ये।
सेकेंड, प्रोसीड ऑन लीव। इसको देखो, ये 2-3 स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। 3 वर्ड्स, मैंने बहुत मल्टीपल बुक्स पढ़ी हैं एथिक्स की, बट लास्ट में जब मैं रिवाइज करता हूं, आई ओनली हैव 2 पेजेस ऑफ एथिक्स। वो मैं आपको भी दे दूंगा, मतलब हम क्लासेस में करते करते एकदम से नहीं, शुरू में भी हम उसको कर लेंगे, बट अगर वो शुरू में कर लेंगे तो उसके बाद क्या है कि हर जगह वही फिट होते हैं। देयर आर 3 थिंग्स, एग्जिट, वॉइस एंड लॉयलिटी, ठीक है। ये 3 कीवर्ड आप नोट कर लो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है, एक बुक आती है मोमेंट ऑफ एथिक्स, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे से वो स्ट्रेटजीज लिखते हैं। देखो, 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं मेजरली, एग्जिट, वॉइस एंड लॉयलिटी। किसी भी ऑप्शन को आप इन तीनों में ही डाल सकते हो, मोर और लेस, ठीक है, एथिकल डायलेमा में। एग्जिट इज लाइक भागो वहां से, ठीक है। भागना कैसे है, लीव पे चले गए, ठीक है, जवाब नहीं दिया, इस टाइप से भागना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के चले जाओ, दैट इज एग्जिट, कि भाई मैं नहीं लूंगा, इस कोई किसी और को दे दो, ठीक है। वॉइस क्या होता है, उसके लिए खड़ा होना अगेंस्ट, भाई ये कंसर्न है, आई कैनॉट टॉलरेट इट, विसल ब्लोइंग टाइप की चीज, तो यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, ये गलत हो रहा है, वॉइस। और एक होता है लॉयलिटी। लॉयलिटी क्या है, कोलूजन, ब्राइबरी, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, लॉयलिटी, ठीक है। कंटेक्स्ट समझ रहे हैं, लॉयल टू द सिस्टम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वॉइस, देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजी काम करेगी। कभी अगर सिस्टम सही है तो लॉयलिटी इज गुड, सिस्टम गलत है तो वॉइस इज गुड, आप गलत हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एग्जिट इज गुड, आप जज हो, आपके ही घर वालों का केस आ गया, एग्जिट इज गुड, वहां वॉइस क्या कर लोगे, एग्जिट। अपने सिंपल, ये 3 चीज समझ में आई। एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करो। एक ट्रिक और देता हूं आपको, जब भी, ठीक है, मैंने ये बनाई थी, तो इसको हम ऐसे देखते हैं। लालू प्रसाद यादव को सब जानते हैं, ठीक है, ये कौन है, लालू प्रसाद यादव, ठीक है। ये चेयर है, ठीक है, ये है लालू, ये चेयर है, ये टेबल है, ठीक है, ये रेडियो है, रेडियो में एफएम आता था पहले, ठीक है, और ये गया डॉक्टर के पास, ठीक है, तो ये डॉक्टर है, ये इसका स्टेथोस्कोप है, ठीक है। डॉक्टर कहाँ बैठता है, ये भी चेयर पे तो बैठेगा ही, ठीक है। पीएचसी में काम करता है ना डॉक्टर, पीएचसी में डॉक्टर है, ठीक है। तो पीएचसी में डॉक्टर था, लालू प्रसाद गया तो वो बैठ के दिखा रहा था, ठीक है। तो बात करते करते रेडियो सुनने लगे, एफएम आ रहा था, गाने वाने आ रहे थे कुछ पुराने, ठीक है। लालू के अगर आप पुराने स्पीचेस सुनेंगे, लालू मतलब वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखेंगे ना, किसी भी लीडर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो, मानेंगे नहीं पहली बात तो ठीक है। और कंसाइंस क्लियर होता है उनका, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करता, क्लियर कंसाइंस डज नॉट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, और आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। सही तो किया है, गलत क्या है, ठीक है, ये कुछ भी करो, सही तो किया है। तो लालू जी बैठ रहे थे, ये स्टोरी समझ में आई, पीएचसी में बैठ के एफएम के गाने सुन रहे थे, ठीक है। तो बात कर ही रहे थे, तो ये केस वेस की बात चलने लगी, तो बात चलने लगी कि कोई लीगल केस चल रहा है क्या, आपकी तो मोरालिटी बहुत कम है, ठीक है। तो लालू नाराज हो गया, तो डॉक्टर को उड़ा दिया, ठीक है, मतलब मार दिया डॉक्टर को। रियल स्टोरी नहीं है, इतना दुखी नहीं होना आरती ऐसे हो गई है, अच्छा अच्छा,
देखो पहले डिस्क्लोजर, दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, ठीक है। अब यहां से स्टोरी से हमारा आएगा क्या, देखिए लालू पीएचसी, ठीक है, एफएम सुन रहा था ना, एफएम, एल फॉर लीगल। आपके पास ये डायलेमास होंगे हमेशा, दीज आर द एस्पेक्ट। किसी भी केस स्टडी को, किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ इस ट्रिक से आप सोल्व कर सकते हैं। यू विल बी हैविंग मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स एंड मल्टीपल ऑफ आर्गुमेंट। 8 डायमेंशंस हैं, 8 से ज्यादा मैंने कभी भी डायमेंशन नहीं देखी, इवन आफ्टर रीडिंग 7-8 बुक्स ऑन एथिक्स। यही 8 डायमेंशन आपको मिलेंगी। और ये भी जो मोमेंट्स ऑफ एथिक्स यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने इसको देखा था, उसमें बहुत डिटेल में इनके बारे में, और हर एक ने उसी में कोई 4 की बात करता है, कोई 5 की बात करता है, बट अल्टीमेटली इन 8 में सब कुछ समा जाता है। एक होगा लीगल एस्पेक्ट, आपने जो किया क्या वो लीगल है या नहीं, आप उस चीज को देखिए, ठीक है। पी में है टू, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही होगी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप अपने आर्गुमेंट्स में जब भी कुछ लेके आएंगे ना, आपको डायलेमा ही ऐसे क्रिएट किया जाता है। आपके घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है, अब आपके पास आया कि भाई वहां जाना है, ये करना है, कैसे मैंने, मतलब कॉन्फ्लिक्ट विल बी बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल और लीगल लाइफ। मान लो आपका घर पे आपको पर्सनल नीड के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, एंड आपको करप्शन के लिए आप सोच रहे हो, करोगे इलीगल चीज बट फॉर पर्सनल बेनिफिट, क्योंकि डायलेमा पर्सनल और लीगल के बीच में रहेगा। समझ में आ रही है? पहले तो आप इन स्ट्रक्चर को समझो, लालू लीगल, पर्सनल, प्रोफेशनल, 3 हो गए, ठीक है। एच इज हायरार्किकल, हायरार्की। एक डायलेमा यहां से आता है, जो हम सीनियर्स की बात नहीं कर रहे थे, समझ गए? तो जो सीनियर्स के साथ, आपके सीनियर ने कोई ऑर्डर दिया, आप नहीं मानना चाहते, कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज, तो हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मानोगे, रिटर्न ऑर्डर तो मानने पड़ेंगे, वो तो फिक्स है, बट वर्बल ऑर्डर्स तो हायरार्किकल। सी होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर या फिर सी फॉर सिटीजन बोल लो, जिसके लिए आप सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। कहीं आपके डिसीजन से उस कंज्यूमर या सिटीजन को तो इंपैक्ट नहीं हो रहा, हो सकता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड आपने सिटीजन को नुकसान कर दिया। अल्टीमेटली अब हमें तो बैलेंस बनाना, देखो कभी तो आपको फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कई बार जैसे ये नहीं आता है आरटीआई में, भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी में एग्जम्प्ट कर दी जाती है, अब वहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कि सिटीजन, बट कहीं पे हमें सिटीजन को भी रखना पड़ेगा। तो एक एस्पेक्ट हमारा सिटीजन होता है, ठीक है। एफ इज फाइनेंशियल, कोई भी चीज है वो आपके फाइनेंशियल, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट से ही हम बात करते हैं, उसके फाइनेंसिस के साथ आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा रही होगी, ठीक है। तो आपके डिसीजंस में एक फैक्टर ये आएगा। और एम इज मॉरल, लीगल हो सकता है कुछ कहे बट मोरालिटी कुछ और कह रही होती है, ठीक है। एंड एथिक्स भी इसमें डाल दो। मॉरल आपका इंडिविजुअल है, बट एथिकल क्या होता है? कलेक्टिव, ठीक है। मॉरल हो सकते हो बट अनएथिकल हो सकते हो, आपके लिए हो सकता है वो चीज मॉरल हो। मॉरल इज इंडिविजुअल, एथिकल इज कलेक्टिव सोशल, ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिवली राइट एंड रॉन्ग इज एथिकल और नॉन एथिकल। हाँ मतलब जो सही है वो एथिकल है, जो नहीं सही है, जो रॉन्ग है वो अनएथिकल है। कलेक्टिवली सोसाइटी है वो एथिकल है, जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है वो एथिकल है, जो आप अपने लिए कंस्ट्रक्ट करते हो वो मॉरल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज, जैसे मान लो एथिकली, जैसे करप्शन है, सिंपल बात करें, ठीक है। आप हो सकता है मॉरली उसको जस्टिफाई कर दो, नहीं एथिकल नहीं है, मॉरल आपके लिए है ना। जो करप्शन करेंगे उन्हें तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, मेरे साथ वाले तो सारे कर रहे हैं, वी आर डूइंग मॉरली राइट थिंग फॉर अस। उनका स्फीयर ऑफ जो दायरा है सोचने का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आपके लिए मॉरल नहीं है, क्योंकि आपका जो मॉरल है वो एथिक्स के साथ मैच कर रहा है, सोसाइटी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए आपको वो इमोरल लग रहा है। जिसकी मॉरल वैल्यू डिफरेंट है उसके लिए, यही तो फर्क है।
मॉरल वैल्यू इंडिविजुअल बिल्ड करता है, एथिकल वैल्यू सोसाइटी बिल्ड करती है। मैं सोसाइटी से अलग मॉरल वैल्यूज बिल्कुल बिल्ड कर सकता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई रेपिस्ट है, वो भले ही अनएथिकल काम कर रहा है, बट जो साइकोलॉजिकली होते हैं उनको तो वो इमोरल भी नहीं लगेगा। मान लो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे किसी ने मर्डर किया, मर्डर ही मान लो, ठीक है, क्या मर्डर सॉल्यूशन हो सकता है? बट मर्डर मॉरल हो सकता है कि भाई किसी ने किसी के घर में मान लो किसी को मार दिया, उसका बदला लेने के लिए रिवेंज है, रिवेंज में मर्डर कर दिया। रिवेंज मर्डर को तो बहुत सारे मॉरली जस्टिफाई कर देंगे, बट दैट इज नॉट एथिकल, ठीक है, किसी भी सेंस में, बट वो मॉरल हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली लीगल। देखो मैरिज बिलो इलीगल हो सकती है, इमोरल नहीं हो सकती। ट्राइबल सोसाइटीज में 12 ईयर ओल्ड आर गेटिंग मैरिड, दैट इज नॉट इमोरल। बिल्कुल एथिक्स भी वेरी करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल वेरी करेंगे, रीजन के हिसाब से भी, सोसाइटीज के हिसाब से भी। बट जैसे छोटी सोसाइटी है तो उसके एथिक्स अलग होंगे, है ना। जैसे मान लो अगर हम इंडिया के लेवल पे एथिक्स की बात करें तो मे बी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की तरफ ज्यादा जाएगा, कॉमन कंसाइंस, है ना। बट अगर छोटी ट्राइबल सोसाइटी, छोटी विलेज सोसाइटी, उनके एथिक्स अलग होंगे। और मॉरल, मॉरल सिंपल इंडिविजुअल है, एथिक्स इज कलेक्टिव। ये कलेक्टिवनेस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, दैट डिपेंड। वर्ल्ड लेवल पे एथिक्स अलग रहेंगे, जो हमारे थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, सबका जो मैच करेगा वो एथिक्स हो जाएगा वर्ल्ड एथिक्स में। इंटरनेशनल एथिक्स अलग होते हैं, सबके अलग अलग रहेंगे। मतलब जो लोकल लेवल पे आप एथिक्स अप्लाई करोगे वो इंटरनेशनल एथिक्स में अप्लाई नहीं होंगे, ये हम पढ़ेंगे सारे। बट मतलब ये दायरे भी वेरी करेंगे, डेफिनेटली वेरी करेंगे। बट पॉइंट क्या है, मॉरल है इंडिविजुअल, एथिक्स है कलेक्टिव। बट कलेक्टिव भी वेरी, 10 लोगों का कलेक्टिव अलग होगा, 100 का अलग, 1000 का अलग। इतनी बात समझ में आई? एथिक्स की कोई भी केस स्टडी इन 8 डायमेंशन से बाहर नहीं जाने वाली। आपने आज हर चीज सीख ली है जो केस स्टडी को सोल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब आपको बस सोचना है, कहीं फिट कर दो उसको, इन्हीं 8 में वो फिट होगी, ठीक है। अब आप सोचो, अगर आपने कोई, जैसे मान लो यही आरटीआई वाला डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन, अगर सीनियर्स ने कुछ बोला, ठीक है, अब हम उसको मेरिट और डीमेरिट में एनालाइज करेंगे। इन 8 में से कोई भी एक डायमेंशन पकड़ना जो प्रॉपरली फिट हो। जैसे मान लो मैं सीनियर के पास गया, उन्होंने गलत एडवाइस करी एंड दे आर सेइंग कि अभी इंफॉर्मेशन को छुपा लो, पहले को देखो क्या वो लीगली गलत होगा, क्या वो प्रोफेशनली गलत होगा? पर्सनल तो आ ही नहीं रहा वहां पे। पर्सनल कैसे आ सकता है? इफ माई पर्सनल कंसाइंस इज नॉट मैचिंग विद देयर एडवाइस, पर्सनल कंसाइंस के कंटेक्स्ट में आ सकता है, बट प्रोफेशनली गलत है क्या? कंज्यूमर को लेके आओ, क्या मेरी छुपाई हुई एडवाइस एक सिटीजन सेंट्रिक है या नॉन सिटीजन सेंट्रिक है? क्या सोसाइटी में कैसा एग्जाम्पल सेट करेगी? गलत, ठीक है। फाइनेंशियल हो सकता है, कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट तो नहीं आ रहा, बट हो सकता है वो आरटीआई ऐसी चीज, अभी हम इनडायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, बट क्या सिटीजन से लिंक कर सकते हैं? हायरार्की से लिंक हो सकता है, क्योंकि सिटीजन, आपने सीनियर्स की बात नहीं मानी और मान लोगे तो हो सकता है आपने हायरार्किकल तो उनकी बात मान ली, बट दैट इज इलीगल, दैट इज नॉन सिटीजन सेंट्रिक। हो सकता है आपने इस एथिक्स को जस्टिफाई कर दिया वहां पे। बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल हो सकता है, ज्यादा ना हो। ये दोनों तो वैसे एक इन जनरल बात है, कहीं पे भी आप इस आर्गुमेंट को लेके आ सकते हो कि मॉरली इट इज राइट फॉर यू और नॉट। मॉरलिटी, इंडिविजुअल मॉरलिटी के साथ वो कितना अलाइन करेगा, ठीक है। एग्जिट करोगे, मान लो एग्जिट, ठीक है, तो भी आप इन्हीं में से, अब आपको मेरिट और डिमेरिट इन्हीं में से कुछ फिट कर लेनी, वो इन्हीं में से हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं एग्जिट करूंगा तो मान लो आप प्रोफेशनल किस टाइप का एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, उसमें लेके आओ उसको, ठीक है। आर्गुमेंट, और जरूरी नहीं है कि अब ये 8 डायमेंशन पता लग गए तो हर एक को 8 में लिखने लग गए। ज्यादा से ज्यादा मेरिट में 2 या 3 को यूज करना है इनमें से, जो अप्रोप्रिएट फिट हो रही है, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस कर करके ही सीखेंगे, ठीक है। और गलत और सही कुछ नहीं है, बट ऐसा करना कि जैसे वालों पहले वाले आर्गुमेंट में ये 2 यूज करी, अगले में ये और ये 1 और 5, ताकि डाइवर्सिटी दिखे आपके आर्गुमेंट्स में। ऐसा ना दिखे कि आप सेम ही बात बार 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 रिपीट कर रहे हैं। ये डाइवर्सिटी के लिए है, ठीक है। ये बेस्ट फ्रेमवर्क है।
ठीक है, और ऐसे ही फ्रेमवर्क हम एथिक्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे, उससे अपना हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? चलो अब हम इस केस स्टडी को देख लेते हैं जल्दी से और ज्यादा। देखो बात वही है, आप PIO, आप PIO हो। अब ये सारी की टर्म आपको पता होना चाहिए। RTI आपके पास आई, इंफॉर्मेशन ली, आपने डिस्कवर किया कि इंफॉर्मेशन पर्टेन टू सम डिसीजन टेकन बाय हिम जो ऑल टुगेदर राइट नहीं थे, ठीक है, एंड देवर अदर, देखो ये देख लो, ये है देयर वर अदर एम्प्लॉय ऑल्सो हु पार्टीज टू दीज डिसीजंस वर, तो इसीलिए तो वो आपको करने नहीं देंगे जो आप सही करना चाह रहे हो, ठीक है। और इसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशनल इमेज को बचा के चले जाओ कि भाई ये बिल्कुल सही है, यहां तो कुछ गलत नहीं होता, बट वो इन्फॉर्मेशन हाइड करने पे ही हो सकता है ना। रियल इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी, तब गड़बड़ है। तो लॉन्ग टर्म, अब देखिए हमेशा एक तो एक फ्रेमवर्क ये हुआ, एक फ्रेमवर्क हमने 3 वाला वो देखा, 3 वाला ही फ्रेमवर्क एक और आएगा जिसपे आपको हमेशा सोचना है, इसको और नोट कर लो। ये क्या है? ऑलवेज ऑलवेज थिंक इन टाइमलाइन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जब भी अब आप आर्गुमेंट लेके आ रहे हो, उसकी जब मेरिट डिस्कस कर रहे होगे, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है आपको दिखे, बट लॉन्ग टर्म हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस दिखे। सेम उल्टा भी जा सकता है डीमेरिट्स में, ठीक है। डीमेरिट्स में जब आप बात कर रहे हो सकता है शॉर्ट टर्म पेन दिखे बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखे, ठीक है। तो आपको सोचने के दायरे पता चल रहे हैं। तो हमेशा अपने आर्गुमेंट कभी कभी कि इसका फायदा ये हो सकता है, मान लो कलीग्स की बात मान ली जो, तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आप भी बच गए वो भी बच गए, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कैसी कल्चर सेट हुई। और दिस इज अ लाइक टिपिंग टॉप। एथिक्स ये है, आप यहां पे बैठे हो माउंटेन के, एक गलत डिसीजन डाउन द हिल, क्योंकि वो जो बाउंड्री होती है ना उसको ब्रीच करना ही अपने आप में वो रहता है। एक बार गलत लिया बच गए, अरे क्या ही हो जाता है, फिर कर लो अगले केस में। ब्राइब कैसे शुरू होती है, 100 रुपए की ब्राइब ली, नहीं पकड़े गए, तो कब लाख बन जाएंगे नोबडी नोस। हिम्मत कहां से आती है? सो दिस इज द टिपिंग टॉप ऑफ दिस द माउंटेन ऑफ एथिक्स की यू आर सिटिंग हियर, वन रॉन्ग डिसीजन, वन अनएथिकल डिसीजन, इमोरल डिसीजन एंड यू आर डन। अब देर इज नो कमिंग बैक। ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार मैं अपनी लाइफ में कर लूंगा अगली बार नहीं। आपको दोबारा अगर मौका मिला सेम सर्कमस्टांसेस में तो आप करेंगे। और अगर आप एथिकली स्ट्रॉन्ग है, कंसाइंस स्ट्रॉन्ग है, तो आप उस गलती को एडमिट करोगे, ना कि उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। गलती को एडमिट करने से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब यही एथिकल बिल्डअप दिखाता है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा पेन देके जाए, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, मान लो जॉब से भी निकाल दिया गया तो भी, बट आप किसी दूसरी जॉब में तो जाओगे, खुद तो कुछ करोगे, वहां अपने एथिक्स को तो लेके जाओगे ना, तो क्या वो वहां आपको बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेंगे? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, ऑलवेज लॉन्ग टर्म फॉर सोसाइटी, ठीक है। ये बहुत, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग यू हैव मल्टीपल वेज टू थिंक। आप नैरो माइंडेड हो सकते हो, अपने लिए सोच सकते हो, अपनी फैमिली के लिए सोच सकते हो, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर सोसाइटी, you should think for you or your family or for everyone with those responsibility। यहां कंसाइंस आती है, यहां दिमाग आता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने दिमाग को कितना डेवलप कर पाएंगे, कितना समझा पाएंगे, ठीक है। और मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर देयर जहां पे लोग स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ लंबा काम कर लेते हैं, बैलेंस बनाते हुए, ठीक है। और मल्टीपल एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं जहां पे वीक कंसाइंस होती है, तो वो पैसे कमा के भी खुश रह जाते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए प्रेसिडेंट सेट करेंगे, आपने गलत करी, 4 लोग और गलत करेंगे। आपने तो अपने डिपार्टमेंट की कल्चर खराब करी कि नहीं करी? अभी कल ही एक एग्जांपल आया हुआ था, डीएम साहब की रेट लिस्ट देखी आपने, 2-3 दिन पहले का एग्जांपल था, ठीक है। 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फुट लैंड पास करने की, ठीक है। आई डोंट नो राजस्थान का था या गुजरात का था, उनको पकड़ा गया अभी, ठीक है। सरकार करप्टेड नहीं है, इंडिविजुअल्स आर करप्टेड, ठीक है।
नॉट एवरी, तो वो ईडी की रेड्स या उन सब के कंटेक्स्ट में आप समझो। तो जब पता चला, पकड़ा गया, एक IRS ऑफिसर थी, ठीक है, 25 करोड़ का टैक्स था, उसको घटा के 50 लाख दिखा दिया, 1 करोड़ की रिश्वत लेगी। टाइटल था, ये IRS ऑफिसर खाती है सोना। ठीक है, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देंगे कि हाँ ठीक है। हाँ देख लो, ठीक है। बेशरम होते हैं लोग, ये रियलिटी है, ठीक है। एक वही है, एक बार जिसकी शर्म खुल गई, ऑफिस में बैठ के पैसे दिए जाते हैं, बैग भर भर के आते हैं। अब मतलब रेट फिक्स है भाई, चाहे कोई आ जाओ, कोई भाईचारा नहीं है, काम कर देंगे, पैसे दो। चाहे आप मेरे बगल वाली टेबल पे बैठते हो तब भी आपसे उतना ही रेट लिया जाएगा, ठीक है। तो एक ने वो 60 लाख रुपए देने पड़े थे उसको, तो जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है, या अभी भी आया था रेवाड़ी के भी एक HSS ऑफिसर भी पकड़े गए थे, कोई BDPO, 4 दिन पहले की न्यूज है। हाँ ठीक है, हाँ 35,000 की रंगे हाथ पकड़ा गया था। मतलब हिमांशु का आर्गुमेंट सुन लो ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, ये देखो, देखिए आज बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट केस तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अब आप फ्रेमवर्क समझ गए हो। अगली बार से हम सिर्फ केस को लेंगे, मैरिट डिमेरिट डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। तो आप अपने दिमाग को हमेशा खोल के रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा, अभी फ्रेमवर्क भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करो, अभी 2-4 चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें देखिए, जैसे डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू लीड डिसिप्लिन रिएक्शन, ये खुद ही आपको कीवर्ड देगा कि मैं ये कर दूंगा तो ये डिमेरिट हो जाएगी, ये वो, ठीक है। डिसिप्लिन रिएक्शन, पनिशमेंट अगेंस्ट हिम और कलीग्स भी, तो कलीग तो नहीं करने देंगे, आप भी नहीं करोगे, आपको भी डर लगेगा कि भाई मेरी नौकरी चलेगी तो मेरी फैमिली और उस पर भी इंपैक्ट आएगा, ठीक है। ये सब नॉन डिस्क्लोजर और कैमोफ्लैज विल रिजल्ट इन लेसर पनिशमेंट और नो पनिशमेंट एट ऑल। देखो पीआई, अब ये देते हैं, देखो PIO इज अदरवाइज एन ऑनेस्ट एंड कंसेंसियस पर्सन, उसकी कंसाइंस है, ऑनेस्ट है, वो गलत डिसीजन नहीं लेता, बट लिया गया गलती से, तो अब गलती को एडमिट करना चाहिए या उसको छुपा लेना चाहिए, दैट इज अ डायलेमा। यार मैं तो ऑनेस्ट हूं ना, मैंने तो एक ही बार हो गया, क्या करें, ठीक है, इस टाइप से। नाउ देखिए, ऑन विच द RTI एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, ठीक है। द PIO इज अदरवाइज ऑनेस्ट, बट जिस पे फाइल करी गई है, ठीक है, बट दिस पर्टिकुलर डिसीजन जिस पे फाइल करी गई है वो गलत हुआ, क्योंकि उसमें वो भी था, ही कम्स टू यू फॉर एडवाइस, द फॉलोइंग आर सम ऑप्शंस, जो आपके पास हो सकते हैं उनको आप करें, आपके पास एडवाइस के लिए वो आया है। देखो, यू कैन रेफर द मैटर टू सुपीरियर, सीक हिज एडवाइस एंड एक्ट स्ट्रिक्टली, अब ये खुद दे रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इसी को एनालाइज करना है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस इवन दो ही इज नॉट कंप्लीटली इन एग्रीमेंट। स्ट्रिक्टली करोगे तो भाई वो तो कुछ भी दे सकता है, मेरा क्या रहा, समझ गया ना, मैरिट डिमेरिट उस हिसाब से आप एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, पहली चीज। सेकंड देखिए, यू कुड प्रोसीड ऑन लीव एग्जिट एंड लीव द मैटर, सक्सेसर देख लेंगे। अब सक्सेस हो सकता है अगला मैटर उसी को मिल जाए जो खुद भी फंसा हुआ था, उसकी कंसाइंस आपसे कम है, वो भी छुपा देगा, अल्टीमेटली तो बेनिफिट किसी को नहीं हुआ, उन्हीं को हुआ जो पहले भी बेनिफिट में थे क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था, ठीक है। आपका एग्जिट भी नुकसान करके जा रहा है, ठीक है। आपका सीनियर से बात करना भी, अगर, क्योंकि ऑप्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस, या फिर ये होता है कि भाई एडवाइस ले लिया और अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते, तो वो तो एक अच्छा ऑप्शन होता, ठीक है, क्योंकि सीनियर्स के एडवाइस बिल्कुल सीख कर सकते हैं। ये देखो, you could weigh the consequences of disclosing, including the effect on the carrier, and reply in a manner that would not place him or his career in jeopardy, but at the same time a little compromise can be made on the content of the information, ठीक है। ये फिर से little compromise की बात कर रहा है। और देखो, you could consult other colleagues who are party and take as per their advice, as per advice में तो वही हो जाता है, ये आपको बस ऑप्शन देता है, as per advice चाहे सीनियर के ले लो और इनकी ले लो, बात तो सेम ही है ना, बस फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बट आपको आर्गुमेंट मेरिट सेम ही लिखने पड़ेंगे, थोड़ा मोड़ा अलग वर्ड्स चूज करके, ठीक है। तो आप बताओ क्या एडवाइस लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो पहला, जैसे कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, ये एक फ्रेमवर्क बताया, अप्रोच पहले मैंने यहाँ पे डाली हुई है, लास्ट में वो भी है कि भाई जो एथिकल फ्रेमवर्क हमने ऊपर देखा ना, उसके हिसाब से आप चीज़ों को फिट करेंगे, ठीक है। एज अ टॉपर
जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो पहले 1 मिनट मेंटल मैपिंग, जो सारा हमने देखा ना, आरटीआई था, सीनियर था, जूनियर था, एग्जिट भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी भी है, सोसाइटी को भी डालो, और मैंने क्या कहा, डेस्क पे बैठ जाओ, तो पूरे स्कैनिंग होगी, स्टेक होल्डर्स को निकालो। आपका देखो आपका रोल क्या है, एज ए पीआईओ है, एज ए डीएम है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, पहले ही लिख लो पीआईओ, ठीक है, तो आपका रोल ही समझो, पीआईओ बनाया इसलिए गया है कि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। यू आर एक्टिंग अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, अनएथिकल, इलीगल, तो आप कैसे काम कर सकते हो? आपसे तो एज एन ऑफिसर एक्सपेक्ट ही वही किया जा रहा है। हो सकता है अगर आपकी डायरेक्ट ड्यूटी नहीं होती तब एक अलग बात थी, बट आपकी तो ड्यूटी ही वो है पीआईओ की, तो ठीक है। कंटेक्स्ट समझो, किस सेटिंग में आपसे क्या करवाया जा रहा है, एंड कन्फ्लिक्ट हमने सारी बातें करी, वही 8 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वही एथिकल फ्रेमवर्क के कॉन्फ्लिक्ट हैं, वही है, उन्हीं में आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और वो जो कीवर्ड होते हैं ना, स्मार्ट, एक स्मार्ट भी है, मैं सारी बता दूंगा अभी मोटा मोटा, जैसे सिंपल, मॉनिटरेबल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, यू शुड बी, तो वो सारी चीजें उसमें आएंगी, बट देखना। फिर देखो, फिर आप समराइज करेंगे शुरू में केस स्टडी को, ठीक है, डायलामा स्टेट करेंगे कि केस स्टडी क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या एग्जैक्टली डायलामा है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, ये कीवर्ड आती जाएंगी, पर्सनल सेल्फ प्रिजर्वेशन, इंटीग्रिटी, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आते जाएंगे, ठीक है। स्टेक होल्डर एनालिसिस, आप खुद भी हो, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, सब हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेक होल्डर है, सरकार एक स्टेक होल्डर है, सोसाइटी एक स्टेक होल्डर है। जैसे ही आपने 5-6 स्टेक होल्डर करे, आप किसी भी आर्गुमेंट को, मेरिट को या डिमेरिट को, उन स्टेक होल्डर से लिंक करके बिल्कुल अपने नए आर्गुमेंट्स अराइज कर सकते हो हर बार। 2 स्टेक होल्डर को एक में ले आए, अगले 2 को एक में ले आए, अगले 2 को एक में ले आए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 5-6 स्टेक होल्डर हो गए, 8 डायमेंशन होगी, कभी 1 को ए से मैच किया, कभी बी को 2 से मैच किया, ऐसे, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स विल कम। एथिकल कीवर्ड आपको बताए गए हैं, धीरे धीरे हम सारे कर ही लेंगे। ऑप्शंस को आप इवेलुएट करेंगे उसके बाद कि भाई क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड देन आप उनको एनालाइज करेंगे, मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। एक्सट्रीम नेगेटिव या पैसिव, एक्सट्रीम में कभी भी जाओगे तो वो गलती है, बैलेंस बनाने की कोशिश, बट ऑलवेज ट्राई टू डू द राइट थिंग, ठीक है। जैसे गोइंग ऑन द लीव, ये एक पैसिव है, एस्केपिस्ट है, हाइडिंग द इंफॉर्मेशन एक्सट्रीम है, नेगेटिव है, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर विद डैमेज कंट्रोल, कंस्ट्रक्टिव है, एथिकल है। फुल डिस्क्लोजर विद डैमेज मतलब क्या है, जो है एज इट इज बता दो, अपनी गलती एडमिट कर लो, एंड बताओ कि वो गलती क्यों हुई, अगर आप चाहते भी नहीं थे तो क्यों हुई, मतलब कुछ तो सिस्टमेटिक फेलियर है, किसी न किसी कारण से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई, तभी तो आपने नहीं दी। अब उनके लूप होल्स के बारे में बात करो कि जी ये कारण थे, मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, बट आई कुड नॉट फाइंड दिस, अगर हम इन लूप होल को फिल कर दे तो अगली बार ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बात समझ में आई? सो सजेस्ट सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और जैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सोचें, तो उसी हिसाब से बताएं कि शॉर्ट टर्म में यू शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली, मीडियम टर्म यू शुड डू डैमेज कंट्रोल, सजेस्ट द मेजर, और लॉन्ग टर्म में तो सबको बेनिफिट होगा ही। क्लियर है? ये है, यहां पे यही है, अब ये वही चीजें लिखी है जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। द डिसीजन इज द इमीडिएट कि आई विल डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ट्रूथफुली एज पर आरटीआई। डैमेज कंट्रोल, आई विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर माई सीनियर्स, ताकि क्यों रॉन्ग डिसीजन हुआ, दिस विल शो द मॉरल करेज। एथिक्स में हमेशा एथिक्स के कीवर्ड डालने हैं, करेज, ठीक है, इस टाइप के जो जो आते जाएंगे वो सारे आप नोट करते जाना। इंटीग्रिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म करेक्शन, सिस्टमैटिकल रिफॉर्म्स, सजेस्ट कि मैं गलत नहीं करना चाह रहा था, बट सम हाउ बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक लूप होल्स इट हैपेंड, ठीक है। जस्टिफिकेशन, देखिए ये हम बात कर चुके हैं सारे, लीगल, मॉरल, फिलोसॉफिकल। अब वो जो था ना मॉरल और एथिक्स, जो हम मॉरल और एथिक्स पढ़ेंगे वहां पे आएगा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, वहां पे हम जितनी केस स्टडी पढ़ेंगे ना आप उनको ऐड करेंगे। मॉरल मैंने आपको बेसिक जरूर बताया है कि मॉरल इज इंडिविजुअल, एथिक्स इज कलेक्टिव, बट वी विल स्टडी अप्रोच कौन सी लगाओगे, यूटिलिटेरियन, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, टेलियोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल, ये सारा डिटेल में जब देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, कि आप किस एथिकल थ्योरी के साथ जा रहे हो और क्यों, आप किस लीडर के साथ जा रहे हो और क्यों, आपको आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। नॉट राइट एंड रॉन्ग, बट आपका आर्ग्यूमेंट आपकी कंसाइंस के साथ हो, ठीक है। तो मॉडल आंसर्स में नहीं जाना,
ठीक है, कि ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है। आपको अपने तरीके से आंसर लिखना है, फ्रेमवर्क बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है, आप कहाँ सेट हो रहे हो। और ऑलवेज द लास्ट रिजोर्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन नेवर गो अगेंस्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नेवर गो अगेंस्ट लीगल प्रोविजंस। ठीक है, इमोरल हो सकते हो, अनएथिकल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इलीगल नहीं हो सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर चूज करना पड़े सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को चूज करेंगे, उसके बाद आप लीगल को चूज करेंगे, देन कम्स द मोरालिटी। योर मोरालिटी डज नॉट हैव एनी स्पेस इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, कोर्ट्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, कोर्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे आरटीआई है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल। तो ये साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि जब आप आर्गुमेंट कर रहे होंगे कि आई विल बी टेकिंग दिस डिसीजन या कुछ भी, तो उसको आप जस्टिफाई सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल से करोगे बैकग्राउंड में, कि मेरे कंडक्ट रूल मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं जो गलत है। जैसे ही आपने एक छोटा सा टर्म ऐड करी, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात आ रही है, तो पीओसीए, आई एम गोइंग अगेंस्ट पीओसीए, पीएमएलए, एफईएमए, डिपेंडिंग अपॉन द केस स्टडी ऑल्सो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो हम उसी हिसाब से हमेशा लिखें, ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, थ्योरी डिफिकल्ट नहीं है, छोटे छोटे, बस यहाँ पे बेस्ट यही है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ही ऐड करने होते हैं, बाकी आपका दिमाग चलता है बस। ठीक है, इसको यहाँ डाल दिया, इसको वहाँ डाल दिया, क्योंकि कोई फिक्स आंसर कहीं नहीं बनने वाला। हाँ, बट इतनी सारी केस स्टडीज डेली अगर हम एक करेंगे, आफ्टर 2 मंथ्स ऑल द पीवाईक्यू विल बी डन। पहली बात तो उससे बाहर ही कुछ नहीं आने वाला, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि पिछले 12 साल में यूपीएससी ने सब कुछ कवर कर दिया, चाहे वो फ्लाईओवर की केस स्टडी हो, माल न्यूट्रिशन की केस स्टडी हो, आरटीआई की केस स्टडी हो, इंटरनेशनल केस स्टडी हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ऑलरेडी। और बेस्ट क्या है, बेस्ट तो यूपीएससी पीवाईक्यू से कुछ बेस्ट हो सकता है, हम कुछ भी बना ले भाई, जो रियल एग्जाम में केस स्टडीज दे रखी है उससे अच्छा क्या होगा, और वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सब लोग तो इसको ही तो लेके चलते हैं, तो हम सबसे टॉप नॉच यूपीएससी करेंगे। बाकी तो चाहे बस डिस्कशन है, अपने दिमाग को डेवलप करो, फिर आपके सामने कोई भी केस स्टडी है उसके दायरे से बाहर ही नहीं है। ठीक है, कोर्ट्स वगैरह अपनी बनाना शुरू कर दें साथ साथ, जहाँ पे भी कोर्ट मिल रही है, जब हम पढ़ेंगे तब भी, या जितना कोर्ट्स लिंक कर सकते हैं, पहले अपनी लिस्ट बना लो, वुमेन कोर्ट, ठीक है, गवर्नेंस कोर्ट, ट्रांसपेरेंसी कोर्ट, एथिक्स कोर्ट, तो फिलोसॉफिकल्स को पकड़ के बना लो। ठीक है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, एक तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया एग्जिट वॉइस लॉयलिटी, आप अपने ऑप्शन को ऐसे दिखा सकते हैं। ये टर्म बहुत कम लोग यूज करेंगे, नॉट एवरीबडी विल बी रीडिंग दिस, क्योंकि सबके लिटरेचर अलग होती है, कॉमन लिटरेचर में ये वर्ड्स नहीं मिलते। हाँ, ऑप्शन वही होता है, बट ये मल्टीपल जगह से कुछ कीवर्ड्स जो हमेशा बनाएंगे, ये इसलिए हम इसको इजीली यूज करें। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे अपन कर ही लेंगे, डायग्राम्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं। ठीक है, सेम इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, जो भी हमारा ये है ना मॉडल आंसर, जैसे इस टाइप से आप स्टेक होल्डर बता सकते हो, ऐसे बनाने पड़ेंगे आपको। एप्लीकेंट है, जिसने एप्लीकेशन फाइल करी, वो भी तो एक स्टेक होल्डर, पीआईओ है, पब्लिक है, सुपीरियर ऑफिसर है, ऑर्गेनाइजेशन है, कली कुछ भी नहीं होता स्टेक होल्डर, अपने आप को उस पोजीशन में रख दो, चारों तरफ देखने लगो, दैट्स इट। और सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट तो हर जगह रहेगी, और तुम भी हर जगह रहोगे। ठीक है, सीनियर भी हर जगह रहेंगे, यही रहता है। कॉर्पोरेट में बदल जाएंगे, केस स्टडी के हिसाब से आपको केस स्टडी में स्टेक होल्डर अपने आप दिखे जाते हैं। ये इसको आप पढ़ लेना, जितनी हमने बात करी है, यू विल रीड एंड यू विल नो कि इससे बाहर कुछ भी डिस्कशन में नहीं। शुरुआत में आप समरी भी कर सकते हैं, छोटी सी 2 लाइन में समरी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सबको अलग अलग अप्रोच रखनी है, हर एक में भी स्टेक होल्डर ये होता है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दो अलग अलग तरीके से, कहीं पे तीर से बना देना, कहीं पे डॉट डॉट से स्टेक होल्डर दिखा देना, बट स्टेक होल्डर से क्या होगा ना, स्टेक होल्डर बेस्ट इसलिए रहता है कि एक तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जब आप लिख रहे होगे ना, वो की टर्म आपके सामने आ रही होगी, कोई ना कोई आर्गुमेंट उसके लिए फिट करवा दोगे, तो आपको मल्टीपल आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं, रिपीटिशन नहीं होता। बात वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले आप समरी कर दो ना उसको कि भाई ये आरटीआई से संबंधित है, और बेसिकली इन इन डायलेमास से लिंक्ड है, वो पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। जैसे इसमें अभी देख लेना आप, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। कंपल्सरी नहीं है,
ठीक है, बट यस करेंगे तो अच्छा है। तरीके मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म तरीका मत रखना, कभी ऐसे तीर बना के, कभी बुलेट पॉइंट्स बना के, ठीक है। और अपने दिमाग में तो स्टेक होल्डर्स रखने हैं, या हमेशा ये भी मत लिखना कि स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पीपल इम्पैक्टेड, ठीक है, या दो चार और ढूंढ लेंगे बात करते करते, मतलब अलग अलग तरीके से। यस हाँ, एथिक्स का जल्दी शुरू कर रहे हैं निखिल आराधना, बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ वेट, मोस्टली 19 से स्टार्ट हो जाएंगे, एक हफ्ते की और बात है, बट इन बिटवीन हमने केस स्टडीज तो स्टार्ट कर ही दी हैं, थोड़ा थोड़ा केस स्टडी। एंड कैन वी कोट कबीर, तुलसीदास, दोहा, बिल्कुल, ठीक है, कोई भी कोट आप एंशंट से लेके हिंदी से लेके, हिंदी में भी बिल्कुल कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी कंसाइंस उनको दिखनी चाहिए हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। ओके कोई बात नहीं निखिल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फिर से एक बार आरटीआई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से मिल जाएगी, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये रहेंगी, उन्हीं के हिसाब से आपको चीज़ों को चूज कर। तो आज के सेशन में इतना ही, हमने एथिकल फ्रेमवर्क भी डिस्कस कर लिया है, एक केस स्टडी डिस्कस कर लिए। अब आगे जो शुरुआत वाला डिस्कशन था वो बार बार नहीं करना, अब आपके पास वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए, अगली बार मैं दो चार चीज़ें अलग बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन से अपना बिल्ड हो जाएगा, और केस स्टडीज़ इतना ही है बस, मतलब ट्रूली स्पीकिंग केस स्टडीज से बाहर कुछ भी नहीं है, बस अब हमें वो कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे वो मॉरल करेज टाइप, ठीक है बस। चलिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट टुमारो 6 AM